यहाँ पर दूसरा रहेगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Basic properties of charges. मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Coulomb's law. कूलम्स लॉ। उसके बाद क्या आएगा? Forces between multiple charges. फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। उसके बाद Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। Electric field due to system of charges. पहले दो चार्जेस आ जाएंगे, और फिर आ जाएगा Gauss law. गॉस लॉ। followed by application of Gauss law. ठीक है। अब स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का सिलेबस पॉइंट 11 से शुरू होता है और उसमें आगे फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जोड़ा है। हाँ, तो आज हम जितना आगे जा सकते इसको लेकर उतना आगे जाएंगे। सो देखो, जैसे हमारा मास है, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, तो उसका मास रहेगा। एक्चुअली मास किसका रहता है? किसको मास रहता है? whenever we consider a body, किसी बॉडी का मास 1 kg कहा, वो मास किसका है एक्चुअली? किसका मास रहता है वो? बोलो। Substance containing किसका? matter present in a body. मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मैटर मतलब कौन है? Particles. पार्टिकल। कौन से पार्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हो? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सही है। Atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे तो फिर जाकर कहोगे कि सर देखो, ये एटम्स के अंदर भी देयर आर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सो जब मैं किसी बॉडी का मास 1 kg कहता हूँ, तब एक्चुअली मुझे कहना है वो जिस एटम एंड मॉलिक्यूल से बनी है उसके अंदर जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के अंदर के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेनली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन में निग्लिजिबल है। तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास कंप्लीटली बनकर बॉडी का मास बनता है। क्या सही है?
Yes, sir. देयर इज नो बॉडी इन द यूनिवर्स जो इनसे नहीं बनी है। सभी बॉडीज में है, बिकॉज सभी ऑब्जेक्ट जो है, मैटर जो है वो एलिमेंट से बना है। एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये सब इसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें कहना पड़ेगा कि एवरी बॉडी विल हैव सर्टेन मास। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जिस प्रकार से एक प्रोटॉन को मास है, उसी प्रकार से उसको चार्ज है। भले ही इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, बट उसका चार्ज कंसिडरेबल है। इट इज इक्विवेलेंट टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, सो इसका मतलब जैसे मास ये प्रॉपर्टी है मैटर की, वैसे ही चार्ज ये प्रॉपर्टी है। क्या सही है क्या? Yes, sir. तो Yes, इसलिए sir. हम चार्ज को, मतलब कहीं तो मास आ जाएगा, तो वैसे ये चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हाँ, हम उसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे। सिर्फ एक डिफरेंस ऐसा है कि जैसे मास होता है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल मतलब जीरो मास जैसा कुछ अपने को दिखाई नहीं देगा। बट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला नेगेटिव चार्ज है, और इसके कारण किसी बॉडी का चार्ज न्यूट्रल रह सकता है इवन तो उसके अंदर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। सही है? Yes, sir. सो thus electric charge is characteristic property of matter. ठीक है, वो हमने शुरुआत में देखा था। ये जो चार्जेस की जो शुरुआत हुई, दैट स्टार्टेड विथ वो ग्लास का रॉड और सिल्क क्लॉथ। हमने कहा ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, इनको जब रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड पर आने वाले चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव, एंड सिल्क क्लॉथ पर आने वाले चार्ज को नाम दिया निगेटिव। ठीक है, सिमिलरली प्लास्टिक रॉड पर आने वाले चार्ज को नाम दिया निगेटिव, एंड वुलन क्लॉथ पर आने वाले चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव। सही है क्या? ठीक है, यहाँ पर कैट पर भी आ सकता है ना। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि लाइक चार्जेस ये क्या करेंगे? Repel each other. ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा डिवाइस हमने यूज किया था, क्या नाम था उसका? Sir, gold leaf electroscope. ये क्या बताता है आपको? Charge on body. ये गैल्वेनोमीटर जैसा है, ये मेजर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। इट इंडिकेट्स whether body is charged or not। ठीक है, क्या सही है?
सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो देखो Yes, sir. फिर इसके आगे जाएंगे तो क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। क्या है कंडक्टर्स मतलब? Substances which conduct electricity. ओके, allows passage of या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। सही है। while bad कंडक्टर्स को दूसरा नाम है पुअर कंडक्टर, या उनको ही हम इंसुलेटर्स कहेंगे। डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। सही है। हमें बैक ऑफ द माइंड हमेशा पता होना चाहिए conductors should contain free charge carrier। ठीक है। जनरली ये कौन रहते हैं? In case of solids and ions, in case of electrolytes। क्या सही है क्या? कंडक्टर शुड कंटेन फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री होना चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करना है तो फ्री होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहिए। सो ये होंगे सॉलिड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बिकॉज दूसरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन रहेंगे, और ये सब हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो उनको फ्री होना, मूव करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? अरे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Sir, conduct electricity dissolved in water. Electrolytes are liquids which conduct electricity। ठीक है। ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सही है। ठीक है। तो लिक्विड्स में ये आयंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए Na+ आयन एंड Cl- आयंस रहेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H+ आयन एंड SO4- आयंस रहेंगे। क्या सही है? ओके। अगर ये क्लियर है तो फिर आगे जाते हैं। कहाँ जाना है आगे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कौन कौन सी मेथड्स पता है?
बोलो कौन कौन सी मेथड पता है? Sir, charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. सभी को याद आया? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फॉर एग्जाम्पल कहां पर होगा? फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग कहाँ होगा? बोलो। फ्रिक्शन, दो चीजें रब की और चार्ज हुआ, ऐसा कहीं होता है? हाँ बोलो, कहाँ थे अपन? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन ना, और तीसरा था इंडक्शन। बताओ, फ्रिक्शन का एग्जांपल बताएं। ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। बहुत बढ़िया। रबिंग के कारण जो होगा, ठीक है, या फिर ये रबिंग वाली केस है, ठीक है। जस्ट आइडिया के लिए कोई बता सकता है ये कैसे होता होगा? बोलो, कैसे होता होगा ये? Sir, हाँ, here glass rod have positive charge and silk cloth have negative charge. When we rub on each other, there is charge transfer due to which we found attraction. exactly. So when we are rubbing glass rod on silk cloth, जब हम ग्लास के रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव आ गया, मतलब क्या हुआ? Some electrons from the glass rod must have transferred to silk cloth. इसलिए सिल्क क्लॉथ का नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ग्लास रॉड का कम हो गया। नेट नेगेटिव कम होना मतलब पॉजिटिव बढ़ना। क्या सही है क्या? सर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे कह रहे हो? क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसलिए कह रहे बिकॉज दूसरा चार्ज कौन सा है? एक निगेटिव वाला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन है? प्रोटॉन पॉजिटिव। क्या वो न्यूक्लियस के अंदर से जंप करेगा क्या? नहीं पॉसिबल है। दैट्स व्हाई जब कभी भी हम फ्रिक्शन के थ्रू अगर एक आधे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर सम इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। क्या सही है? ठीक है। दूसरा कंडक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है? एक न्यूट्रल बॉडी आणि एक चार्ज बॉडी। कॉन्टैक्ट बिटवीन कंडक्टिंग बॉडीज। सही है। यस सर। सो जब एखादी चार्ज बॉडी इसको इन कांटेक्ट लाया, न्यूट्रल या बॉडी हैविंग लोअर चार्ज,
ठीक है, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में या बॉडी हैविंग लोअर चार्ज उसके कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा, चार्ज विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू दिस न्यूट्रल बॉडी। ये कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाता तब तक। या अभी हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है, क्या सिर्फ चार्ज सेम होने तक होगा या देयर इज समथिंग एल्स। चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, बोलो। Sir, until there is presence of free electrons. नहीं, थोड़ा जोर से कहो, ठीक कहा था आपने। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। एग्जैक्टली, पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक। सही है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सेम साइज की सेम मटेरियल की बॉडी होगी तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आया क्या ध्यान में, अरे हाया ना। यस सर। ओके, फिर कंडक्शन के बाद तीसरी मेथड है विच इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अब देखो, ये दोनों में फ्रिक्शन एंड कंडक्शन में एक चीज होती है, देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस एक्चुअली एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर जाएंगे। इंडक्शन बढ़िया है, इंडक्शन में सिर्फ प्रभाव है चार्ज बॉडी का, चार्ज बॉडी के चार्ज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो चार्ज बॉडी है उसका चार्ज कम हो गया, यहाँ पर एक बॉडी के पास पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ गया, तब जाकर दूसरे बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज आएगा। इंडक्शन में क्या है, दो बॉडीज है, इंसुलेटिंग मटेरियल पर रखी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है पूरा। क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पूरा निगेटिव चार्ज अपने तरफ खींच लेगी, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। क्या सही है, क्या पहले बॉडी के चार्ज को कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना। ये तो सिर्फ इस बॉडी के चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्यों, तो निगेटिव अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव रिपेल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज को अर्थ करोगे, अब पॉजिटिव है ये ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। सो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। फिर आप क्या करोगे, ये जो पहले बॉडी है इसको दूर लेकर जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस बॉडी इज गेटिंग नेगेटिवली चार्ज। इस पहले बॉडी के चार्ज को कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडक्शन। आया क्या ध्यान में, Yes, sir. ओके, बढ़िया, ठीक है। अभी देखो, वैसे इस प्रोसेस के ऊपर, इस फेनोमेनॉन के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, बट कुछ क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन जरूर रहेगा। सो क्या कहेंगे, ये प्रोसेस कि एग्जैक्टली चार्जिंग कैसे होता है, चार्जिंग होता है मतलब क्या होता है, ये चीजें हमारे मन में क्लियर रहनी चाहिए। क्या सही है, यस ओके। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बड़ी आसान प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी है, पहला,
चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? Sir, चार्ज, total electric charge in isolated system does not changes. क्या मैं हमारे पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कह सकता हूँ? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? ओवरऑल चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या रादर देन क्रिएट डिस्ट्रॉय की जगह टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स विल रिमेन सेम। हाँ, नया चार्ज जनरेट हो सकता है, नया चार्ज तैयार हो सकता है, नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। सर नया चार्ज कैसे क्रिएट हो सकता है, किसी को पता है? By sharing of charges. नहीं ना बाबा, वो तो शेयर हो गया। Not possible to create or destroy net charge, but देखो, एक सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। rather than इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आई शुड से एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? नेट चार्ज कितना है? यूनिट नेगेटिव यूनिट पॉजिटिव है, नेट चार्ज कितना है? सर 0। ये दो क्या सिस्टम में चार्जेस है? क्या सिस्टम में चार्जेस है? यस सर। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा? दोनों बॉडीज न्यूट्रल हो जाएगी। क्या आपको सिस्टम में चार्ज है ऐसा दिखाई देगा? No, sir. नहीं होगा। या कुछ दिनों के बाद हम पढ़ने वाले हैं, और न्यूट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या सही है? एक न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। नेट चार्ज कितना हो गया? 0, जो पहले था, पर एक पॉजिटिव जनरेट हुआ, एक निगेटिव जनरेट हुआ। सिमिलरली a proton can be converted into neutron plus positron. So इस प्रकार से चार्जेस जनरेट हो सकते हैं, चार्जेस डीजनरेट हो सकते हैं, बट नेट चार्ज जनरेट नहीं हो सकता है। क्या सही है क्या? आया है ध्यान में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी
दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब सिंपली, बाय द वे, चार्ज स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। ठीक है, सो अलजेब्रिक एडिशन हो सकती है इसकी। मतलब आपके पास एक चार्ज है 3 कूलम का, एक है -2 कूलम का, एक है 7 कूलम का। नेट चार्ज कितना हो गया? बोलो। सर Q1 plus Q2। तो अलजेब्रिक एडिशन मतलब साइन के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 3 - 2 इज +1, +1 + 7 इज 8 कूलम। क्या सही है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है, क्या है तीसरा इंपॉर्टेंट रूल? बोलो, तीसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है? सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? So that all free charges are integral multiple of a basic unit of charge. बिल्कुल। सो मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज जिसको आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट या मिनिमल पॉसिबल चार्ज इज इक्वल टू ई प्लस ई और माइनस ई, वेयर ई की वैल्यू क्या रहेगी? ई की वैल्यू रहेगी ई इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। दिस इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इससे छोटा चार्ज दुनिया में कहीं पर भी पॉसिबल होगा क्या? No, sir. ये No, sir. पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्वांटाइजेशन मतलब क्या? तो जो कोई भी चार्ज रहेगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, the electric charge is always integral multiple of E। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी शुड से अनदर थिंग। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल है मतलब क्या? तो बारिश जैसा आ रहा है पैकेट में, एक पैकेट की वैल्यू क्या रह सकती है? 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, कंटिन्यूअस आ रहा है क्या? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आप वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करते हो? तो हमारा कहना है is very
very small value, and any charge body excuse me, any charge body contains huge number of such charges और चार्ज यूनिट। क्या सही है? It appears the charge is distributed uniformly। क्या सही है? क्या बोलो? इसको समझना है तो अपनी बारिश सबसे आसान है समझने के लिए। बारिश में जो पानी आता है क्या वो कंटिन्यूअस आता है क्या, कि ड्रॉप्स ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है? देखो ये बारिश आ रही है, नीचे ये ग्राउंड है, ठीक है। एक ड्रॉप है ये 1 ml का, ठीक है। तो एक ड्रॉप आया, 2 ड्रॉप आए, 3 ड्रॉप आए, 4 ड्रॉप आए। Can I get 0.5 ml of water? 3.7 ml of water? मुझे मिल सकता है क्या? मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना हमें पॉसिबल नहीं है। हवा में कैन आई आइडेंटिफाई 0.5 ml वाटर, 3.7 ml वाटर? नहीं सर, आपको मिलेगा 1 ml, 2 ml, 3 ml एंड सो ऑन। क्या सही है? जब जमीन पर आप देखते हो तो क्या देखते हो आप? Water is uniformly distributed। क्या सही है? It is because जब बारिश गिरती है तब कितने बूंदी गिरती है? सर जब बारिश गिरती है तब बहुत 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 ज्यादा बूंदे गिरती है। इसके कारण जमीन पर जब आप देखते हो तो वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक जगह पर ज्यादा है, दूसरे जगह पर कम है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। सिमिलरली भले ही चार्जेस क्वांटाइज बट ओवरऑल जो चार्जेस का नंबर है वो इतना ज्यादा है कि आपको उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल रहेगा। क्या सही है क्या? Yes, sir. ओके, अब मुझे बता दो बेसिक यूनिट चार्ज कितना है? बोलो। Sir, 1.6 into 10 raised to power minus 19. Coulomb. So number of particles in 1 कूलम चार्ज कितने रहेंगे? तो ध्यान में रखना, दिस इज 1 कूलम चार्ज या -1 कूलम चार्ज, इसमें 6.25
into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या सही है? 1 कूलम चार्ज में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है। यही तो हम कह रहे थे कि सर ये नंबर बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, चलो इसके आगे जाएंगे तो आता है हमारा कूलम्स का लॉ। अब देखो, अब वी आर रिवाइजिंग, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। क्या सिमिलैरिटी है इन सब में? दे ऑल फॉलो, क्या फॉलो करते हैं वो? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या सही है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कम होंगे। किसी मास के आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी, चार्ज के आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, एंड हमें पता है मूविंग चार्ज के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड रहती है। क्या सही है? तो ये तीनों में देयर इज सिमिलैरिटी दैट दे फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या सही है? अब ये आप कूलम का फोर्स कहोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कलेक्टिवली आप इसे लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या वैल्यू है इसकी? 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। क्या सही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हो क्या? बोलो। This force acts along line joining the charges. सही है?
रिपल्सिव जब रहेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अट्रैक्टिव तब रहेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो, सॉरी, दोनों का चार्ज सेम है तो रिपल्सिव रहेगा। दोनों का चार्ज अगर सेम नहीं है, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव है, तो ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव अट्रैक्टिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्टिव, ये निगेटिव रिपल्सिव, ये पॉजिटिव रिपल्सिव। सो नेचर अगर सेम है तो रिपल्सिव, नेचर अगर डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव रहेगा। क्या सही है? सही है क्या? Yes, sir.